ओके नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट सेशन में, द सेशन नंबर 21 ऑफ द बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक पिछले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे लेक्चर्स सभी के सभी। आज हम नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ ट्रांसफर फैसिलिटीज के बारे में बात की थी, चेक्स के बारे में बात की थी, किस तरह से पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। उसी से संबंधित हमने यहाँ पर आरटीजीएस एनईएफटी जो है उसको भी शुरू कर दिया था। इस टॉपिक को हम शुरू कर चुके हैं, आई थिंक सो, है ना। काफी कुछ मैं उसमें आरटीजीएस एनईएफटी में आपको बता चुका हूँ। उसमें हमने बेसिक किया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी पैसे को ट्रांसफर करने की, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसा भेजना है तो। आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। आज हम और चीजों के ऊपर बात करेंगे जो कि यहाँ पर आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, या आपको किस तरह से ये आरटीजीएस एनईएफटी यहाँ पर काम करती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, आई होप कि आवाज वगैरह क्लियर आ रही होगी आपको। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूंगा आपका आरटीजीएस की। यहां पर या सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी की बात करते हैं। ठीक है, चलो एनईएफटी ज्यादा आपको इजी, जल्दी पहले समझ में आएगा, उससे ऑटोमेटिकली आरटीजीएस भी आपका क्लियर हो जाएगा। एनईएफटी जो है दैट इज ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका पूरा नाम है। ये जो फैसिलिटी है, इसके थ्रू जो पैसा भेजा जाता है, ये इन कंपैरिजन टू दी आरटीजीएस थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है भेजने का। जो टाइम पीरियड लगता है आपका एक जगह से दूसरा पैसा जगह पर जाने का, वो एनईएफटी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है इन कंपैरिजन टू दी आरटीजीएस। क्यों ज्यादा समय लगता है? क्योंकि एनईएफटी में जो ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस होती हैं वो बैचेस में होती हैं। बैचेस से मेरा मतलब क्या है? बैचेस से मेरा मतलब है कि एवरी हाफ एन आवर बाद 30 मिनट्स के अंतराल में यहां पर एक बैच रन होता है। अब ये बैच का मतलब क्या हुआ सर? देखो, एक ए पर्सन है, वो यहां पर बैंक में गया, अपना पैसा एक बैंक में गया, फॉर एग्जांपल एसबीआई में गया, और इसको यहां पर आपका पैसा जो भेजना है वो पीएनबी में भेजना है। ठीक है, किसी बी पर्सन के अकाउंट में, राइट। अब ये जब एसबीआई में जाएगा अपना पैसा लेकर, मतलब इसके अकाउंट में पैसा है, एसबीआई सबसे पहले इस पैसे को यहां पर ट्रांसफर करेगा, कहां पर? आरबीआई के पास। आरबीआई के यहां पर क्लियरिंग हाउसेज हैं, मोस्टली मुंबई में है यहां पर आपका, जहां पर ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर आरबीआई इस पैसे को यहां पर आपका पीएनबी को भेजेगा। ये पैसा डायरेक्टली एसबीआई से पीएनबी में नहीं जाता, आरबीआई की क्लियरिंग हाउसेज जो है, आरबीआई का एक सेल है स्पेसिफिकली इस काम के लिए जो बनाया गया है मुंबई में, उसके पास ये पैसा पहले पहुंचता है और फिर ये पैसा यहां पर आगे पीएनबी के पास जाता है। ठीक है, अब जब ये पैसा यहां पर आरबीआई के पास पहुंचा तो आरबीआई इस पैसे को यहां पर तुरंत पीएनबी के पास नहीं भेजता है, आरबीआई इसमें थोड़ा समय लगाता है, और वही समय जो है उसी समय को हम बैच कहते हैं, और वो समय जो होता है वो तकरीबन 30 मिनट का होता है। यानी कि अगर अभी जैसे टाइम है आपका 7:39, फॉर एग्जाम्पल, अभी तो खैर चलो बैंक नहीं खुले, लेकिन चलो अभी मैं मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू घर पे बैठे बैठे ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने ट्रांसफर किया अभी पैसा अपना 7:40 पे। ठीक है, 7:40 पे मैंने ट्रांसफर किया, ये पैसा 7:40 पे उस वक्त यहां पर आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। एवरी हाफ एन आवर बाद, यानी कि 8 बजे, यानी कि 8 बजे यहां पर आरबीआई ये देखेगा कि कितना पैसा यहां पर एसबीआई से पीएनबी के पास जाने वाला है, कितना पैसा पीएनबी से एसबीआई के पास आने वाला है, क्या इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है पैसे के मामले में। यानी कि मान लीजिए यहां से 1 लाख रुपए जाना है, ठीक है, और यहां से 50,000 रुपए आना है पीएनबी से एसबीआई में, ऐसी ही कोई ट्रांजेक्शन वहां से किसी ने कर रखी है, जरूरी नहीं है बी नहीं की हो, किसी और व्यक्ति ने कर रखी है, थोड़ा सा बड़े लेवल पे सोचो, तो यानी कि ऑब्वियस है मैं यहां पर 1 लाख भेजूं, यहां से 50,000 भेजूं, इसकी बजाय मैं सिर्फ 50,000 की डिफरेंस की ट्रांजेक्शन कर लो, जिसका पैसा जिसके पास है वो पैसा रहने दो,
ठीक है, मुझे यहाँ 1 लाख भेजना है, यहाँ मुझे 50,000 भेजना है, तो फिर मुझे यहाँ 1 लाख भेजना और 50,000 भेजने की 2 ट्रांजेक्शन करने की क्या जरूरत है मुझे आरबीआई को ये पैसा इधर से और फिर इधर से भेजने की क्या जरूरत है? आरबीआई एक बार में ही 50,000 दे देगा ना, सिंपल है ना। इसको 50,000 दे देगा, वो कहेगा बाकी पैसा आप अपना 50,000 रख लो अपने पास, ठीक है, क्योंकि उधर से पैसा आ ही रहा है। आई होप की क्लियर होगी बात। अब यही जो चीज है, जो ये इस प्रोसेस को जो 8 बजे होगी, इस प्रोसेस को वो नाम देते हैं सेटलमेंट। आपस में अकाउंट्स को सेटल करना, अमाउंट को सेटल करना। तो ये सेटलमेंट जो है वो एवरी हाफ एन आवर बाद यहां पर कंडक्ट की जाती है आरबीआई के पास। हाफ एन आवर बाद मतलब 8 बजे, फिर 8:30 होगी, फिर 9 होगी, फिर 9:30 होगी, 10 होगी, 10:30 होगी। ये एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, एग्जांपल नहीं है, दिस इज एग्जैक्ट टाइम। ये एग्जैक्ट टाइम पे इस तरह से सेटलमेंट यहां पर होती है। और इसी आधे घंटे के पीरियड को हम यहां पर बैच कहते हैं कि पूरे के पूरे आधे घंटे के बैच में जितनी भी ट्रांजैक्शन आरबीआई के पहुंची है, आरबीआई उनको सेटल डाउन करता है। किसका पैसा कितना किसको देना है, कितना नहीं देना है, वापस देना है, लेना है, क्या करना है, वो सारा का सारा आरबीआई 8 बजे यानी कि एवरी हाफ एन आवर बाद यहां पर उसका सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर हैं या जो भी हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो उस चीज को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये आधे घंटे से पहले यानी कोई भी एनईएफटी है वो बेसिकली आपकी ये कहने का मतलब है कि वो तुरंत तो नहीं पहुंचेगी। कोई भी एनईएफटी है वो तुरंत यहां पर क्रेडिट नहीं होगी, यहां पर किसी दूसरे बैंक में उसको समय लगेगा। अब आपने कभी भी एनईएफटी किया होगा तो आपको ये पता होगा कि हाँ सर टाइम लगा है, 1 घंटा लग गया था, 1.5 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए थे, समय लग सकता है इसमें एनईएफटी में। कई कई बार आधा दिन लग जाता है। क्यों आधा दिन लग जाता है? कि आपने जहां पैसा भेजा है हो सकता उस पर्टिकुलर आधे घंटे में उसकी सेटलमेंट नहीं पॉसिबल हो, किसी कारणवश कोई कारण होगा, उधर से उतना पैसा आरबीआई को नहीं मिल रहा होगा, या मान लीजिए आपने 1 लाख भेजे तो 1 लाख की ही अकाउंट की ट्रांजेक्शन को आपस में सेटल करने की कोशिश में वो थोड़ा वेट कर रहे होंगे, ये 1 लाख की 1 लाख से सेटलमेंट हो जाए, है ना। तो दूसरी छोटी मोटी अमाउंट से उसको सेटल नहीं कर रहे होंगे, या दूसरी छोटी मोटी अमाउंट सेटल हो रही होंगी, एक अमाउंट पर्टिकुलरली सेटल नहीं हो पा रही होगी, तो इसलिए यहां पर इसमें समय लगता है। एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द एनईएफटी। ये एक पूरा का पूरा तरीका होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का। आरबीआई के थ्रू, बैचेस के थ्रू, सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू यहां पर ये पैसा एक दूसरे के पास पहुंचता है। अब इस प्रोसेस को 1 लाख और 50,000 से ना आंकलन करके थोड़ा बड़े लेवल पे सोचो, मैक्रो लेवल पे सोचो। मैक्रो लेवल मतलब एक पूरा पूरा बड़ा लेवल, यहां पर पूरा इंडियन इकोनॉमी का लेवल सोचो, तो कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन मिनट्स यहां पर होती हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में आपस में। तो ये प्रोसेस यहां पर सारा का सारा आरबीआई के पास ही रहता है। किसी भी तरह की कोई डाउट, कोई समस्या इस पर्टिकुलरली एनईएफटी के प्रोसीजर में? आई थिंक कि आपको कोई समस्या होगी। बहुत इजी सा प्रोसेस है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। अब मैं बात करता हूं यहां पर अगले प्रोसेस की, और वो यहां पर आता है आपका कौन सा? आरटीजीएस का, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो प्रोसेस है, ये जैसा इसका नाम है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये रियल टाइम में होता है। रियल टाइम में मतलब कि अगर मान लीजिए अभी 7:44 हो चुके हैं इस क्लास को, तो 7:44 पे सुबह मैंने पैसा भेजा किसी दूसरे जगह पर, और ये पैसा जो है 7:44 पर जो भेजूंगा, ये बैच में, ये पैसा जो बैच में है ये नहीं जाएगा। ये पैसे की कोई सेटलमेंट यहां पर आधे घंटे बाद नहीं होगी, ठीक है। ये पैसे की सेटलमेंट जो है आधे घंटे बाद नहीं होगी। ये पैसे की जो सेटलमेंट है वो यहां पर तुरंत हो जाएगी, यानी कि ये पैसा यहां पर आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से पैसा तुरंत यहां पर रिस्पेक्टिव बैंक को पहुंच जाएगा। अब तुरंत की कोई डेफिनेशन नहीं है, देखो बंधु यहां पर कि सर अभी गया और अभी किया, है ना। जैसे कल मैंने एक आरटीजीएस की थी तो वो 20-25 मिनट बाद पहुंची थी, ठीक है, मतलब और हो सकता है 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए। टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन चीज ये ऐसी है कि इसमें किसी भी तरह का बैच नहीं होता, कि वेट नहीं की जाती कि उधर का पैसा या इधर आएगा या इधर का पैसा उधर जाएगा, उस चीज की वेट नहीं की जाती। तुरंत पैसा वहां से वहां भेज दिया जाता है
आरबीआई के पास चला जाएगा, आरबीआई उसको आगे ट्रांसफर कर देगा यहां पर, जैसे आरबीआई को यहां पर समय उसके सिस्टम को मिलेगा। तो इसमें किसी भी तरह का बैच रन नहीं होता है, इसका सीधा काम है रियल टाइम, उसी वक्त तुरंत यहां पर रियल टाइम पे यहां पर सेटल हो जाना ट्रांजेक्शन का। ठीक है, इसमें कोई भी बैचेस रन नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, आई होप सो कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच में आपको एक बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन यहां पर कुछ और भी डिफरेंसेस हैं यहां पर आरटीजीएस एनईएफटी में, लाइक ये जो है, ये पूरे दिन में इसके 24 बैचेस, सॉरी 24 नहीं, आपके 48 हो गए ना, आधे घंटे का एक बैच हो गया। ओके, सो ये यहां पर पूरे दिन में इसके यहां पर 48 बैचेस रन होते हैं। आधे घंटे का एक बैच, 24 घंटे हैं दिन में, तो यहां पर टोटल 48 बैचेस रन होते हैं, हर एक आधे घंटे बाद एक बैच रन होगा, और ये यहां पर इसमें सेटलमेंट होगी। ठीक है, टोटल 48 बैचेस, ये याद रख लेना, 48 बैचेस। ठीक है, और आरटीजीएस में ऐसा नंबर ऑफ बैचेस कुछ भी नहीं है। दोनों के दोनों फैसिलिटीज जो है वो 24/7 उपलब्ध रहती हैं, दोनों के दोनों फैसिलिटीज। जो एनईएफटी है, इसमें यहां पर जो अमाउंट है जो ट्रांसफर की जा सकती है, वो 1 रुपए से लेकर कोई भी अमाउंट हो सकती है, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, एज सच कुछ भी यहां पर डिफाइन नहीं है कितनी अमाउंट हो सकती है। लेकिन आरटीजीएस में यहां पर ये अमाउंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, कि इसमें मिनिमम जो अमाउंट है, जो मिनिमम पैसा है वो आपका, वो यहां पर 2 लाख रुपए होता है, और मैक्सिमम इसमें भी कुछ भी नहीं है डिफाइन। ठीक है, मैक्सिमम इसमें भी कुछ डेफिनेशन नहीं है, तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट जो कि यहां पर आरटीजीएस में होती है। अब सर एक चीज समझ नहीं आई, इसमें मिनिमम 2 लाख है, ठीक है, और इसमें मिनिमम जो है वो यहां पर आपका 1 रुपए है, और मैक्सिमम कितना नहीं है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम 2 लाख रुपए तक एनईएफटी करेंगे और 2 लाख से ऊपर आरटीजीएस करेंगे, ऐसा कुछ। एक कंफ्यूजन सा क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट हो सकता है, और वो यही होता है कि आप एनईएफटी कितनी अमाउंट की मैक्सिमम कर सकते हो। तो मैक्सिमम, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये माइंड में रहता है आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख है, तो एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट जो है वो कुछ नहीं डिफाइन है, और जबकि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख है। अब मान लीजिए मुझे 3 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, मेरा पैसा है, मुझे 3 लाख ट्रांसफर करना है, मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक में कहता हूँ कि मुझे आरटीजीएस कर दो। ठीक है, अब जो आरटीजीएस की जाती है, अब जो आरटीजीएस की जाती है वो यहां पर जो की जाएगी आरटीजीएस, ये आरटीजीएस यहां पर देखा जाएगा कि कस्टमर क्या कह रहा है। कस्टमर अगर कह रहा है कि मुझे आरटीजीएस करनी है, तो उसका जो पैसा है वो आरटीजीएस के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर कस्टमर चाहता है नहीं मुझे आरटीजीएस नहीं करानी, मेरा पैसा एनईएफटी के माध्यम से भेजा जाए 3 लाख रुपए, तो वो एनईएफटी के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर मेरे पास कस्टमर आता था, सर ये 3 लाख की है और सर आरटीजीएस कर दीजिए, पहली चीज तो बोलते ही आरटीजीएस, एनईएफटी बोलता ही नहीं है। चाहे वो कोई बंदा 50,000 की पैसा ट्रांसफर कराने आए ना, तो वो भी आरटीजीएस शब्द ही यूज करता है, वो एक नॉर्मल कॉमन वर्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर बैंकिंग टेक्निकल बात करें, तो वो बंदा मुझे कहेगा 3 लाख की सर आरटीजीएस कर दो, तो मैं यहां पर, हमारी जो विंडो होती है, दो तरह की हमारे पास विंडो होती है, एक आरटीजीएस विंडो होती है, एक एनईएफटी की विंडो होती है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो हम आरटीजीएस का टैब ओपन करके उसके आरटीजीएस कर देते हैं। ठीक है, कोई भी कस्टमर आकर ये नहीं बोलता कि मुझे 2-3 लाख की मुझे करनी है, मुझे एनईएफटी करनी है। प्रैक्टिकली ये चीज अप्रोच है। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा सा थ्योरेटिकली, तो मैं, अगर वो व्यक्ति 3 लाख रुपए मुझे देकर गया है और कह रहा है सर आरटीजीएस कर दो, तो मैं आरटीजीएस भी कर सकता हूं और एनईएफटी भी कर सकता हूं। बस फर्क इतना है, आरटीजीएस में पैसा तुरंत पहुंच जाएगा, एनईएफटी में पैसा थोड़ा सा धीरे से पहुंचेगा। अब दोनों में सर करने की, फिर एनईएफटी करा लें, फिर आरटीजीएस क्यों कराएं, आरटीजीएस करा लें, एनईएफटी क्यों कराएं, है ना। बेसिकली दोनों के बीच में जो एक और डिफरेंस है, वो है चार्जेस से रिलेटेड, कि आरटीजीएस एनईएफटी में यहां पर आपका जो सुपीरियर है वो आरटीजीएस है, ऑब्वियस है, 2 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट का। एनईएफटी उस मामले में थोड़ा पीछे है, क्योंकि पैसा डिले से पहुंचता है। तो जो आरटीजीएस है उसके चार्जेस, जो आरटीजीएस करने के चार्जेस जो बैंक चार्ज करता है, पैसे लेता है, आपका फीस कह लीजिए लेता है, वो आरटीजीएस के थोड़े से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनईएफटी।
ठीक है। तो नॉर्मल जो कॉमन व्यक्ति जिसको बैंकिंग इतनी नॉलेज नहीं है, वो बैंक में जाकर कुछ नहीं बोलेगा कि सर मेरे आरटीजीएस ही कर दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बिजनेसमैन है फ्रीक्वेंट यहाँ पर पैसा भेजते हैं, वो लोग यहाँ पर इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर मेरे आरटीजीएस में मत कीजिएगा, मेरे एनईएफटी में कीजिएगा, मेरे चार्जेस आरटीजीएस में ज्यादा लगेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आरटीजीएस में चार्जेस तो ज्यादा लगते हैं, एनईएफटी में कम लगते हैं, लेकिन कितने? कोई सर 500 रुपए उसके 1000 रुपए ऐसा कुछ है? नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के पीछे, बहुत हल्का कुछ रुपीज का डिफरेंस है यहाँ पर, उनके ऊपर भी बात करता हूं। तो आई होप सो कि अभी तक सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो। अब मैं आपको एक चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं, उस चार्ट के थ्रू आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, इन दोनों चीजों को यहां पर देखते हैं। सेटलमेंट टाइप, आई होप सो क्लियर होगा, है ना? क्लियर है, ठीक है। थोड़ा फोंट अलग अलग है लेकिन क्लियर होगा। हाँ, सेटलमेंट टाइप जो है वो हाफ ईयरली बैचेस यहां पर रन होते हैं। ठीक है, यहां पर हाफ ईयरली बैचेस रन होते हैं, ये रियल टाइम पे होता है। ठीक है, मिनिमम ट्रांसफर लिमिट 1 रुपए है और इसमें मिनिमम ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट जो है किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है, और इसमें भी किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है। However, maximum amount per transaction is limited to 50,000 for cash-based remittances within India and to Nepal under the Indo-Nepal Remittance Facility Scheme. ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एसबीआई पीओ में पूछा गया था, जो एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम हुआ है 5 तारीख को, अभी 2 दिन पहले ही, उसमें यहां पर आपका ये पूछा गया था, यही अमाउंट, ये 50,000 वाला ही क्वेश्चन उसमें आया था। ठीक है, ये 50,000 वाला क्वेश्चन है, ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये देखो, ये नो लिमिट वाला तो समझ में आ गया, ये 50,000 वाला क्या कंसेप्ट है? यहां पर लिखा है ₹50,000 फॉर कैश बेस्ड रेमिटेंसेस विद इन इंडिया। अगर मैं यहां पर एक कस्टमर हूं, मैं अगर मान लीजिए एक मेरा अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है, मेरा अकाउंट एसबीआई में है। अब एसबीआई बैंक थोड़ा सा दूर है, या फिर उस दिन कोई एसबीआई में मान लीजिए नेटवर्क इश्यू है, लेकिन मुझे पैसा जो है भेजना है किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में। नेटवर्क इश्यू, एसबीआई का सर्वर नहीं चल रहा, बट कोई भी रीजन हो सकता है कि एसबीआई की ब्रांच बंद है। भाई साहब, मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर नजदीक में एक पीएनबी की ब्रांच है, मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर कहूंगा कि सर ये पैसा ना मुझे ना यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में भेजना है। पीएनबी वाले सबसे पहले पूछेंगे सर आपका यहां पर अकाउंट है? वो कहेगा सर मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा अकाउंट तो एसबीआई में है। सर एसबीआई में इश्यू है, तो आज आपके पास आया हूं मैं, मेरा पैसा भेज दीजिए। तो इस केस में यानी कि एक कस्टमर जो कि यहां पर किसी एक पर्सन जो मेरे पास आया है पीएनबी के पास, वो कस्टमर मेरे बैंक में उसका अकाउंट नहीं है, वो किसी दूसरे बैंक का अकाउंट होल्डर है, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि दूसरे बैंक का अकाउंट होल्डर नहीं है, ये भी कह लो कि उसका बेसिकली इस बैंक में अकाउंट नहीं है। तो उस कस्टमर को हम वॉक इन कस्टमर कहते हैं। क्या कहते हैं उस कस्टमर को? हम कस्टमर कहते हैं उसको वॉक इन। वो चलते चलते आ गया ब्रांच में, है ना? ठीक है, वॉक इन कस्टमर। अब वॉक इन कस्टमर का हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो हम उससे पैसा कैसे लेंगे? नॉर्मली अगर अकाउंट होता तो हम अकाउंट से पैसा उठाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट नहीं है तो उससे हम ऑब्वियस है कैश में पैसा लेंगे। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी एनईएफटी जो है वो यहां पर 50,000 रुपए तक कैश में की जा सकती है। अगर मैं नगद दूं किसी को बैंक में जाकर कि मुझे यहां पर एनईएफटी करानी है, ये लो 45,000 रुपए, 50,000 से नीचे की राशि अगर मैं देता हूं, तो बैंक मुझे मना नहीं कर सकता मेरी एनईएफटी को करने से। बैंक को एनईएफटी यहां पर करनी पड़ेगी। ठीक है, बैंक को एनईएफटी यहां पर करनी पड़ेगी। ये चीज यहां पर कहलाती है कैश रेमिटेंस। और यही सेम चीज अप्लाई होती है इंडिया में अगर आपको पैसा भेजना। और एक और फैसिलिटी दे रखी है, दैट इज इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, यानी कि नेपाल में अगर आपको पैसा भेजना है, ये किसी और देश में एनईएफटी के लागू नहीं होती है। एनईएफटी का कंसेप्ट नेपाल में भी लागू होता है। एनईएफटी के थ्रू यहां पर आपको भेजना है पैसा नेपाल में, तो भी 50,000 रुपए तक का कैश में यहां पर भेजा जा सकता है। मतलब पैसा कैश में नहीं जाएगा, आप बैंक में जाएं, वहां पर कैश डिपॉजिट कराएं 50,000 रुपए और आपकी एनईएफटी हो जाएगी। यहीं पर ही अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं और एसबीआई के थ्रू ही आप यहां पर नेपाल में पैसा भेजना चाहते हैं अपने अकाउंट से,
तो ये जो 50,000 रुपए की फैसिलिटी है, ये मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए की हो जाती है। ये अमाउंट 2 लाख रुपए की हो जाएगी अगर आप वॉक इन कस्टमर नहीं है। अगर आपको अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है तो वो लिमिट फिर 2 लाख हो जाती है नेपाल भेजने की, और अगर आपको कैश में एनईएफटी करानी है नेपाल में तो लिमिट 50,000 की हो जाती है। और वैसे रूटीन में इंडिया में भी यहां पर अगर आपको कैश में एनईएफटी करानी है तो उसकी भी लिमिट मैक्सिमम 50,000 ही है। आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, यही है इसकी नो लिमिट, इसमें भी आ गई। ठीक है, अगला है सर्विस टाइमिंग अवेलेबल 365 डेज 24/7। किसी टाइम पर ये 24/7 नहीं हुआ करता था। इस टाइम पे इसका लिमिटेड पीरियड होता, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, फिर 3 किया, 3:30 किया, फिर 4 5 ऐसे ऐसे करके किया। ठीक है, ये भी यहां पर अब जाकर 365 डेज 24/7 घर पे बैठे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर ही सकते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस इसकी मैं बात कर रहा था। अब देखो ये ट्रांजेक्शन चार्जेस पढ़ो, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। नो चार्जेस फॉर इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि जो पैसा आता है आपके खाते में एनईएफटी के थ्रू और या फिर आरटीजीएस के थ्रू, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आप पैसा भेजते हो फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 10,000 रुपीज, 10,000 तक पैसा भेजते हो, तो जो अमाउंट है वो 2.5 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं की जा सकती। जो ये ट्रांजेक्शन है ना, यहां पर अमाउंट लिखी होगी नोट एक्सीडिंग, नोट एक्सीडिंग ऐसे करके सारा लिखा हुआ है। नोट एक्सीडिंग का मतलब ये आरबीआई ने यहां पर चार्जेस डिफाइन किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि इतने अमाउंट से ज्यादा आपको चार्ज नहीं लेना, इससे कम जितना मर्जी लो, आप जीरो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर 10,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन कराता है, मैं उससे 2.5 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर 10,000 से 1 लाख की कराता है तो मैं 5 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। 1 लाख से 2 लाख की कराता है 15 रुपए से, और 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कराता है तो मुझे 25 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहां पर देखो 2 लाख से ऊपर यहां पर कस्टमर से मैं मान लीजिए एनईएफटी के बदले में 25 रुपए लेता हूं। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर अगर आरटीजीएस की बात करो, अगर 2 लाख से 5 लाख की स्लैब में मैं आता हूं, मुझे पैसा भेजना है तो मुझे 25 रुपए देने हैं, और अगर 5 लाख से ऊपर अगर मुझे पैसा भेजना है तो 50 रुपए देने हैं। तो ये देखो ये डिफरेंस आ गया। अगर मुझे 7 लाख रुपए भेजना है तो यहां पर मेरे 25 रुपए लगेंगे और यहां पर मेरे 50 रुपए लगेंगे। ये डिफरेंस है यहां पर आरटीजीएस और एनएफटी के चार्जेस में बेसिकली, और इसी वजह से यहां पर हम ये कर सकते हैं कि मैं एनईएफटी कराऊंगा, मैं आरटीजीएस नहीं कराऊंगा। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो मेरा? मेरा एनईएफटी कराऊंगा, मैं आरटीजीएस नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे 25 रुपए ज्यादा लगेंगे। अब हो सकता है बैंक में जाओ 50 रुपए ना ले, बैंक की मर्जी है। बैंक हो सकता है 30 रुपए चार्ज कराओ, बैंक हो सकता है 10 रुपए चार्ज कराओ, बैंक हो सकता है 25 रुपए चार्ज करो, बैंक की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आरबीआई ने उनको एक मैक्सिमम अमाउंट असाइन की है कि मैक्सिमम इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए चार्जेस। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत एनईएफटी आरटीजीएस में अब तक पूछ लो। मेरे हिसाब से आरटीजीएस एनईएफटी मैंने सारा का सारा आपको करवा दिया है, बता दिया है जो भी आरटीजीएस एनईएफटी में हो सकता है। इन केस कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो पूछ लो। कोई आपके माइंड में कुछ आया हो, कोई प्रैक्टिकल कभी आपने बैंक में गए हो, कोई दिक्कत आई हो तो बात कर सकते हैं। ठीक है। सेशन 5 वाली पीडीएफ नहीं, ओके मैं देख लेता हूँ। 14 को मेरा नेशनल बैंक का इंटरव्यू है, आपकी क्लास पीडीएफ से रिवाइज करना। हाँ बेटा हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। लो पढ़ लो। सर अगर डिफेंस की बात करें तो सेटलमेंट टाइम मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट इतना बोले, बिल्कुल इतना, हाँ यही है। सारे तो आ गए यार इसमें, और बचा क्या है? हम्म
अच्छा, आई होप सो क्लियर होगा सबको। ओके, ये वाला उस दिन हमने कर लिया था, आई होप सो कि आपको याद होगा। ये वाला कंसेप्ट हमने आरटी से एनईएफटी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ओके, क्लियर है, डन, ठीक है। चलो, अब यहां पर एक और फैसिलिटी लिख रही हुई है, दैट इज आईएमपीएस। ये आईएमपीएस क्या है सर? आईएमपीएस, आईएमपीएस यहां पर आपका एक डिजिटल बैंकिंग का ही, जैसे आरटीजीएस और एनईएफटी आया था ना। जब देखो आरटीजीएस एनईएफटी आया था, तब मैंने आपको बताया कि आरटीजीएस एनईएफटी पूरा दिन के लिए अवेलेबल नहीं होते थे, ये कुछ समय के लिए अवेलेबल होता है, जिसमें एनईएफटी ज्यादा समय के लिए अवेलेबल होता था, आरटीजीएस कुछ समय तक अवेलेबल हुआ करता था। मैं जब यहाँ पर बैंक में जॉब लगा था, तब आरटीजीएस हम लोग शायद, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, 1:30 या 2 बजे तक ही हम आरटीजीएस कर सकते थे। सुबह कस्टमर आता था 10 बजे, अगर उसने दिया है, कोई अमाउंट दी है आरटीजीएस की ट्रांसफर करने के लिए, तो 2 बजे तक ही ट्रांसफर की जा सकती है, 1:30 बजे या 2 बजे तक ही की जा सकती है, उससे बियॉन्ड कोई कस्टमर आता था, क्योंकि ऑब्वियस है बैंक का टाइमिंग तो 4, 4:30, 5 बजे तक है। लेकिन अगर कोई कस्टमर पर 3 बजे आ रहा है, 3:30 बजे आ रहा है, कह रहा है सर आरटीजीएस कर दो, तो उस दिन नहीं होती थी उसकी आरटीजीएस, हम उसका चेक रख लेते थे या उसको कह देते थे अगले दिन आ जा भाई, अगले दिन करा लेना। ये एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था उस टाइम आरटीजीएस एनईएफटी के मामले। एनईएफटी का थोड़ा टाइम ज्यादा होता था, एनईएफटी शाम तक हो जाती थी बैंक आवर में, लेकिन आरटीजीएस तो यहां पर आधे दिन ही हुआ करती थी, ठीक है। अब यहां पर उस वक्त जरूरत आई किस चीज की, कि भाई साहब ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए जो 24/7 पैसा ट्रांसफर कर सके। इमरजेंसी में पैसा हमें ट्रांसफर करना है तो कैसे कर सकते हैं, एक सोचने वाली बात है, ऑब्वियस है। एनईएफटी भी 24/7 उपलब्ध नहीं था, एनईएफटी बैंक आवर्स में उपलब्ध था, यहाँ पर आप घर पे बैठे कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए उस वक्त एक नीड आई कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जिसमें हम 24/7 घर पे बैठे भी ट्रांसफर कर सके पैसा, तो तब जाकर यहाँ पर आईएमपीएस की सुविधा देखने को मिली, ठीक है। आईएमपीएस के तहत यहाँ पर यह सुविधा 24/7 उपलब्ध थी, ये उस टाइम भी उपलब्ध थी, ठीक है, आज भी उपलब्ध है। इसमें यहां पर 1 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम इसमें 2 लाख है। 2 लाख की अमाउंट आज की डेट में हुई है यहाँ पर, है ना, अब हुई है यहाँ पर, आई थिंक ये 5 लाख हो गई है ना, ये 5 लाख हो गई, ठीक है। सो यहां पर आपका जस्ट सेकेंड, बिल्कुल, ओके। सो ये 5 लाख हो गई है यहाँ पर आपकी, 2 लाख नहीं रही है। किसी टाइम पर ये अमाउंट कम हुआ करती थी, जब यहाँ शुरुआत तो दौरों की बात कर रहा हूं, तब ये अमाउंट 50,000 हुआ करते थे, फिर 50,000 से इसको 1 लाख किया गया, फिर 1 लाख से इसको 2 लाख किया गया, 2 लाख से इसकी लिमिट अब 5 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। अब यहां पर आप जाकर 5 लाख रुपए तक आईएमपीएस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो 24/7। इसका चार्जेस जो है वो यहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर बैंक खुद डिसाइड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहां पर अब आप देख रहे होंगे कि सर मतलब 24/7 उपलब्ध है, 5 लाख की लिमिट है आईएमपीएस, तो आरटीजीएस एनईएफटी भी तो वही काम कर रहा है 24/7 का, तो फिर आईएमपीएस की नीड क्या है? बिल्कुल आईएमपीएस की कोई नीड नहीं है। और इवन आज की डेट में आपके पास यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ये स्कैन, क्यूआर कोड वगैरह वगैरह इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो आईएमपीएस का वैल्यू वो नहीं रही है जो किसी टाइम पे हुआ करती थी। पहले के टाइम पे आईएमपीएस की बहुत वैल्यू होती है, ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो जब ना यूपीआई हुआ करता था, ना क्यूआर कोड हुआ करता था, ना स्कैन हुआ करता था, ना कुछ हुआ करता था, आरटीजीएस एनईएफटी की टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट थी। उस टाइम आईएमपीएस जो था वो हीरो प्रोडक्ट था, अकेला ऐसा प्रोडक्ट जो 24/7 इस्तेमाल कर सकते हो और तुरंत पैसा यहां से वहां पहुंच जाता है, तब आईएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आरटीजीएस एनईएफटी में यहाँ पर इंप्रूवमेंट आया, टाइमिंग बढ़ी, और फिर धीरे धीरे डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और आए, लाइक द यूपीआई आ गया, उस टाइम फिर उसके बाद आईएमपीएस का इस्तेमाल बहुत रेयरेस्ट किया जाता है। आज की डेट में आईएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल किया जाता है। वो नॉर्मली क्या होता है कि हम घर बैठे जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है ना, तो वहां पर लाइक दी, मैं कल एक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था पैसा, ठीक है, अपने जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं उनको सैलरी देनी थी, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा था, उनको सैलरी देनी थी। अब सैलरी देनी थी तो क्या था उसमें, उसमें जब मैंने किया ना, वहां पर जब मैंने बैंक अकाउंट से किया, घर पे बैठे मोबाइल ऐप से कर रहा था, तो उसमें आया, लिखा आया, 3 ऑप्शन लिखे आए,
कि सर आप कैसे पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, आईएमपीएस के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू और आरटीजीएस के थ्रू। ठीक है, अब मुझे उसको कुछ हजार देने थे, है ना, थोड़ी बहुत अमाउंट थी, 15-20 हजार अमाउंट थी उसकी। ठीक है, अब मुझे ये पैसा ट्रांसफर करना था उतना। अब देखो 15,000 अमाउंट ट्रांसफर करनी थी, आरटीजीएस तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। ठीक है, अब यहां पर एनईएफटी जो है ये यहां पर इंस्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, इंस्टेंट प्रोडक्ट नहीं है ना। ठीक है, लेकिन आईएमपीएस इज अ इंस्टेंट प्रोडक्ट, ये इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर करता है। तो आप ये कह सकते हो आज की डेट में अगर मुझे 2 लाख से नीचे का पैसा भेजना है, कहीं पर ट्रांसफर करना है तुरंत, तो मैं एनईएफटी के बजाय मैं आईएमपीएस का इस्तेमाल कर सकता हूं घर पे बैठे बैठे, या फिर यूपीआई का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। तो यूपीआई और आईएमपीएस, यूपीआई में यूपीआई आईडी चाहिए होती है क्या, यूपीआई के ऊपर कल की क्लास में बात करेंगे, कल या परसों की क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। कल तो हम क्लियरिंग अलग कलेक्शन फैसिलिटी करेंगे। तो आईएमपीएस का इस्तेमाल इस केस में, तो वहां पर लिखा भी होता है बकायदा, ट्रांसफर द अमाउंट थ्रू आईएमपीएस इट विल इंस्टेंटली क्रेडिटेड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, ये लिखा हुआ था स्पेसिफिकली। तो फिर मैंने आईएमपीएस कर दिया, समझ रहे हो, है ना। मैं अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू, वो फिर मुझे अलग ऐप पे जाना पड़ता वगैरह वगैरह, उसके थ्रू यूपीआई के थ्रू होता पैसा, है ना। यहाँ मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ पर आपकी यूपीआई नहीं दिखता, वहां पर ये 3 सुविधाएं दिखती हैं, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो मैंने आईएमपीएस के थ्रू पैसा भेज दिया, उसके उसके 5 मिनट बाद ही उसके पास मैसेज आ गया कि आपका अकाउंट फंड उसके अकाउंट में 5 मिनट बाद ही पैसा पहुंच गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी आईएमपीएस, ये आईएमपीएस का कंसेप्ट है। आई होप कि आईएमपीएस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, क्या पूछा है सर, एक बार 24 लाख के आरटीजीएस करने गए थे और आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन जहां पर अकाउंट था उस ब्रांच में नहीं गया था, आईसीआईसीआई की दूसरी ब्रांच में गया था लेकिन उन्होंने नहीं कराया वो आरटीजीएस का मतलब क्या सर? वो कह रहे थे मैक्सिमम 10 लाख तक ब्रांच से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, नॉन होम ब्रांच की बात कर रहा। ये जो पूछ रहे हैं आशुतोष पूछ रहे हैं कि एक ब्रांच में गया था, वो कहते हैं 10 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या होता है कि आपका आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी एक ए ब्रांच में है ना। जैसे इनके एग्जांपल के केस में आईसीआईसीआई है, ठीक है, आईसीआईसीआई का आपका जो अकाउंट है वो किसी ए ब्रांच में है। अब आप ए ब्रांच के दूर हो, उस ब्रांच के नजदीक नहीं हो, लेकिन आपको आरटीजीएस या नेफ्टी करानी है, तो आप आईसीआईसीआई की बी ब्रांच में चले गए। ये ब्रांच जो कहलाती है, जहां पर आपका अकाउंट होता है, उस ब्रांच को कहते हैं होम ब्रांच। और जिस ब्रांच में आपका अकाउंट नहीं है अदर देन दी होम ब्रांच, उसको हम कहते हैं नॉन होम ब्रांच। नॉन होम ब्रांच का कंसेप्ट क्या होता है कि वो ऑब्वियस है, आज की डेट में सारे के सारे ब्रांचेस जो होती हैं, सारे के सारे बैंक्स की आपस में जुड़ी होती हैं, एक ही बैंक की सारी ब्रांचेस आपस में जुड़ी होती है नेटवर्किंग के माध्यम से, जिसको हम सीबीएस कहते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहां पर सभी के सभी बैंक्स यहां पर क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर जो ट्रांजेक्शन करने जाता है नॉन होम ब्रांच में, उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। होम ब्रांच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप जितनी मर्जी अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर सकते हो होम ब्रांच में जाके, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नॉन होम ब्रांच में जाकर आप यहां पर रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इंपोज की जाती है कि आप इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट से, आप इतना ही पैसा किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, आप इतने ही अमाउंट की मैक्सिमम आरटीजीएस करा सकते हो। ये एक नॉन होम ब्रांच की यहां पर रिस्ट्रिक्शन होती है आपकी किसी भी कस्टमर के केस में। ये नॉन होम की रेस्ट्रिक्शन जो होती है अमाउंट वाइज ये वेरी कर सकती है बैंक टू बैंक, हर एक बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग वो नॉन होम ट्रांजैक्शन यहां पर आपका एग्जीक्यूट करता है, नॉन होम ब्रांच की ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो यहां पर वही है कि आप गए किसी नॉन होम ब्रांच में, कहा कि मुझे आरटीजीएस करनी है 24 लाख की, लेकिन उन्होंने कहा कि नॉन होम ब्रांच में ट्रांजैक्शन जो है वो मैक्सिमम 10 लाख की ही पॉसिबल है, यानी कस्टमर जो जिसकी होम ब्रांच नहीं है वो दूसरी ब्रांच में जाता है तो वो 10 लाख की कर सके। 10 लाख और 24 लाख आईसीआईसीआई के केस में था, ठीक है, बाकी बैंक के केस में डिफरेंट चीज हो सकती है, अलग चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच का कंसेप्ट है ना।
एक नई कुछ चीज आपको पता चली होगी, ठीक है। तो लेकिन होम ब्रांच में आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कैश विड्रॉल जितना मर्जी कराओ। अब अच्छा ऐसा किया क्यों जाता है, आप सोचो सर क्या करने की जरूरत है, ऐसा क्यों? ये प्योर सिक्योरिटी पर्पस है। एक देखो, होम ब्रांच में आप जाके ट्रांजेक्शन करते हो, आपका अकाउंट वहां पर होता है ना, सब कुछ आपका वहां पर होता है, तो आपको वहां के हो सकता है स्टाफ भी जानता हो। और होम ब्रांच में आपकी जो सीबीएस पोर्टल है हमारा, जो हमारा सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स भी दिख जाती हैं। लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन नॉन होम ब्रांच में वो सारी चीजें जो होती हैं, वो कुछ चीजें डिस्प्ले भी नहीं हो पाती आपको, एक बैंक स्टाफ को यहाँ पर उस कस्टमर की नॉन होम ब्रांच में। तो एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन नॉन होम ब्रांच से कर जाए और गड़बड़ हो जाए। मैं आपको अपना एक खुद का एक केस बताता हूं, मेरे साथ ये घटित हुई थी, ये चीज नॉन होम होम ब्रांच की क्या हुई थी। आपको याद होगा, मैंने आपको यहां पर कुछ दिन पहले जब चेक की डेफिनेशन बताई थी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है केस, ये केस स्टडी कह लीजिए, है ना। चेक से जुड़ा हुआ है और नॉन होम ब्रांच से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है। मैंने कुछ दिन पहले आपको चेक बताया था, चेक पे मैंने ये कहा था कि आपके जो सिग्नेचर होते हैं, जो आप साइन करते हो एज एन अकाउंट होल्डर, वो साइन आपके मैच किए जाते हैं किससे? वो मैच किए जाते हैं जो आपके अकाउंट में, अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपने साइन किए थे, है ना, और वो स्कैन करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। हम सिस्टम में जो हमारे साइन है और आपके द्वारा चेक किया गया, चेक के ऊपर साइन किया गया, उस साइन को हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम पे साइन से मैच करते हैं, तब आपकी पेमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करते हैं, आपको कैश देते हैं। मेरे पास एक, जब मैं यहाँ पर नई नई जॉब थी, अभी आई थिंक मेरी जॉब को कुछ महीने ही हुए थे, ठीक है, कुछ स्टार्टिंग के दिनों की ही बात, स्टार्टिंग के मंथ्स की बात है। मैं यहाँ पर सीट पर बैठा था, मेरा काम था यहाँ पर चेक वगैरह पास करना, ऑथोराइज करना। यहाँ पर कोई भी कस्टमर आता था क्लैरिकल, मुझे यहाँ पर डाटा पंच करके देता था और मैं उसको अप्रूव करता, तो चेक के ऊपर सारी सारी चीजें चेक करके कि वहां से अब ओके है, डेट सही है, साइन ओके है, वगैरह वगैरह, साइन मैच करना सिस्टम से, जो भी हमारी पॉइंट्स होते थे जिनको ऑब्जर्व करके हम चेक को ऑथराइज करते थे, वो सब देखता था और उसको मैं अपने ऑथोरिटी के तहत अपने सिग्नेचर्स के वेरीफाई करके, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू वेरीफाई करके आगे भेज देता था, कैशियर उसको पेमेंट कर देता था। मेरे पास एक बच्चा बच्चा कह लीजिए, या मेरे से छोटी उम्र का था एक, वो लड़का आया और उसने यहाँ पर मुझे चेक दिया, जिसके ऊपर जो साइन किए हुए थे, वो चेक था कैसा चेक था? वो सेल्फ का चेक था, सेल्फ का चेक था। लेकिन ये चेक जिसका था वो इसके फादर का था, अकाउंट जो था उसके फादर का था, आया उसका बेटा था। अब सेल्फ का चेक था, मैं मना तो नहीं कर सकता सन को कि भाई साहब मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से सुनना, है ना। मैं मना तो नहीं कर सकता सन को, ऑब्वियस है, कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो रहा है। सेल्फ के चेक में मैं मना नहीं कर सकता सन को, राइट, ठीक है, मुझे देना पड़ेगा। सन या कोई भी आता तो उसको देना पड़ता पेमेंट। अब लेकिन इसके ऊपर जो साइन किए होते चेक के ऊपर, वो साइन मैच नहीं कर रहे थे। अब साइन जो मैच नहीं कर रहे थे, वो साइन पता है कैसे थे? वो साइन बड़े अजीब से थे। मतलब कि मान लीजिए मैंने यहां पर कपिल लिखना है, तो कपिल मैं इंग्लिश में एक तो ये लिख दूं, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे साइन हो गए, ठीक है। एक मैं साइन ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसा साइन था। एक साइन मैंने ऐसा किया जो मेरे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, एक साइन मैंने ऐसा किया। क्या इस तरह का साइन अप्रूव किया जा सकता है? क्या कहती जनता? लिखा तो ये भी कपिल है ना, मेरा मतलब साइन वैसे ही है, दिख रहे हैं, मतलब रिजेंबल कर रहे हैं थोड़े बहुत, है ना, समझ में आ रहा है। ऑब्वियस है, आपका आंसर मेरे हिसाब से नो ही होगा कि नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने इसको वही कहा कि मैंने कहा ये किसका किसका चेक है? वो कहता कि सर मेरा चेक है। मैंने कहा साइन किसका? कहता मेरे पिताजी का साइन है। मैंने कहा साइन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे यार, क्या है ये? मतलब ऐसे कैसे है ये साइन? अजीब से है, मतलब ऐसे ऐसे जिगजैग चल रही है, एक लाइन सीधी भी नहीं है, ये लाइन खींचनी है तो ऐसे चल रही है। कहता सर मेरे पिताजी को पैरालिसिस है, मेरे पिताजी को पैरालिसिस है, ठीक है। और पिताजी मेरे यहां पर पैरालाइज्ड हैं और वो, उनके हाथ मूवमेंट दोनों नहीं होते हैं। अब वो कैसे ना कैसे करके हम पकड़ के उनका साइन कराते हैं।
तो मैंने कहा मैं तो नहीं इसको करूंगा, एग्जीक्यूट, पैरालिसिस है, ठीक है, अब हमें क्या पता कि इन्होंने साइन किया क्या किया। वो कहता कोई बात नहीं सर, आप ये टेंशन मत लो, मेरे पिताजी बाहर ही हैं, ब्रांच के बाहर है, ब्रांच के अंदर वो उसको लेकर नहीं है, बाहर कोई और भी साथ में था, तो ब्रांच के बाहर ही है, अगर आप कहें तो आप उनसे वेरीफाई कर लीजिए जाकर। ठीक है, ऑब्वियस है, वेरीफाई करना बनता है, हम उनसे वेरीफाई कराए। सर आपके साइन है, आपने चेक साइन किया? ठीक है, मैंने साइन किया, उन्होंने इशारा कर दिया, बोल दिया, समझ में आ गया कि हाँ उन्होंने किया। ठीक है, हमने यहां पर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर दी, थोड़ी बहुत अमाउंट थी, 30, 40, 50 हजार की कैश पेमेंट दे दी। फिर 1-2 दिन बाद फिर बच्चा आया, फिर से वैसे ही साइन, है ना, फिर से कर दी गई पेमेंट, पिताजी से कंसेंट ले ली गई, पिताजी ने बोल दिया कि साथ में पिताजी आए थे, व्हील चेयर पे थे पिताजी, और बोल दिया गया ठीक है ओके। 2 दिन बाद उसी परिवार के जो पिताजी हैं उनकी धर्मपत्नी और जो बेटा था उसकी बहन, है ना, दोनों लेडीज ब्रांच में आती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लड़ाई करती हैं और कहती हैं कि आपकी ब्रांच ने धोखा किया है, हमारे बेटे के साथ मिलकर यहां पर उसने यहां पर फ्रॉड किया है आपके ब्रांच वालों ने, और पैसा दे दिया पिताजी के खाते से। पिताजी भी साथ में थे, पिताजी भी व्हील चेयर में साथ में आए थे, इस बार ब्रांच के अंदर आए थे, और कहते आपने धोखा किया है, हमारे बेटे के साथ मिलकर पैसा उसको दे दिया। हमने कहा कैसे पैसा दे दिया, सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने, पिताजी साथ में आए थे, पिताजी ने बोला है कि इसको पेमेंट कर दो, है ना, तब हमने पेमेंट कर दी। कहते साइन मिलाइए, मैंने साइन कैसे मिलेंगे, साइन तो आपके पिताजी पैरालाइज्ड है, कैसे साइन मिलेंगे, मुझे बताओ, साइन नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके पिताजी ने कंसेंट दी थी, आपके पिताजी ने सीसीटीवी फुटेज आ रही है कि हाँ ब्रांच के बाहर भी तो कैमरा होता है गेट पे, तो उन्होंने कंसेंट दी। हमने पूछा उनसे, पर्टिकुलरली सिर हिला रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, ठीक है ओके, हमने पेमेंट कर दी है ये। तो उन्होंने बोला कि पिताजी को मेरा बेटा जो है, जो है ना पिताजी थे मेरे मेरे जो है, उनको बेटा जो है वो धमका कर, मतलब कि एक होता है ना थ्रेटन करके कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये है वो है, नहीं तो आप मेरे पास बैंक में जाओ, मुझे पैसा निकाल के दो, हम लोग बाहर थे उस टाइम पे, ये पिताजी को साथ ले आया, और पिताजी डर के मारे उन्होंने आपके सामने हाँ बोल दिया। मैंने कहा उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब ये तो खेल आपके पारिवारिक, आपकी समस्या है, पारिवारिक डिस्प्यूट है, इसमें हम क्या करें। मैंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास भी प्रॉपर प्रूफ है, आपके पास भी है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे हिसाब से हमारे पास सारी चीजें सीसीटीवी में अवेलेबल है। कहता है कि मैंने कहा अब ये तो आप देखो, आपके घर का मामला है, आप यहाँ पर आकर सुलट रहे हो, घर पे जाकर सुलटो, अपने बेटे को बोलो जो पैसा वो लेकर गया है, उस पैसे को उसने क्या किया, अब उसका दोष हमारे बैंक के ऊपर क्यों दो लगा रहे हो, है ना। ठीक है, चलो वो मामला थोड़ा बहुत शांत किया, आधा पौना घंटा लगा, मामला शांत हो गया। अब उन्होंने वो ये कहकर चले गए कि एक काम है कि ये जो है ना, अब बेटा मेरा आपकी ब्रांच में आएगा, ठीक है, बेटा मेरे आपकी ब्रांच में आएगा तो उसको आप पेमेंट मत कराइएगा, साइन कराकर लाएगा, हो सकता है वो धमकाकर पिताजी को फिर से साइन करा ले, लेकिन अब आप पेमेंट मत कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, पेमेंट नहीं करेंगे। हमने उससे कंसेंट लिया, कंसेंट में हमने लिखवा दिया जितने भी चेकबुक अब बेटे के पास थी, और उसने साइन करा के रखे हुए थे पहले से पिताजी के काफी सारे चेक्स पे। हमने सारे सारे चेक्स को स्टॉप कर दिया, एक ऑप्शन होता है स्टॉप चेक का, हमने चेक को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया चेक को, चेक का पेमेंट नहीं हो सकती थी। अब ये बात उस बेटे को पता लग गई कि ब्रांच में गए थे वो लोग, ठीक है, और मेरी पोल खुल चुकी है। अब वो बच्चे ने क्या किया, उसने चेकबुक ले जाकर, वही चेक ले जाकर, अब वो चला गया नॉन होम ब्रांच में। नॉन होम ब्रांच दूसरी ब्रांच थी हमारे बैंक की, ठीक है, उस ब्रांच में चला गया, वहां जाके भैया वहां जाके पेमेंट करा रहा है, वहां जाके बोल रहा है कि मेरे पिताजी के साइन है, साइन मैच हो नहीं रहे हैं, क्यों नहीं रहे, पिताजी पैरालाइज्ड है, आजो बाहर मिलवा लेता हूं। ठीक है, ये वहां पर देखो गड़बड़ क्या हुई, वहां पर गड़बड़ क्या, वहां पर एक अच्छी बात क्या हुई कि हमने चेक को स्टॉप कर दिया था, कि जो दूसरी नॉन होम ब्रांच थी जैसे ही वो ऑथराइज करने लगी, वहां पर आ गया कि चेक हैज बीन स्टॉप्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट दी होम ब्रांच, वहां पर लिखा आ गया कि होम ब्रांच को कॉन्टेक्ट कीजिए, इस चेक की पेमेंट को रोक दिया गया, इस चेक के थ्रू पेमेंट कोई भी नहीं हो सकती है। तो यहां पर फोन आता है हमारे पास ब्रांच से कि सर ये आपने चेक की पेमेंट स्टॉप किया है, ये क्यों किया। फिर मैंने केस बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा, मैंने कहा वो वहां पर लड़का है, मैंने कहा उसको कुछ मत बताना, उसको कुछ मत बोलना, उसको बोल दो कि अपनी होम ब्रांच में जाके बात करे, उसको ये मत बनाना आपकी स्टॉप पेमेंट है, क्या हुआ है केस, आपके पिताजी मम्मी ने ये बोला है, उसको सिंपल इतना बोल दो कि अपने होम ब्रांच में जाए जहां पर आपका अकाउंट है,
वहां पर जाके बात कर लो, यहां से चेक पास नहीं हो रहा, कुछ भी बहाना मार दो कि यहां से इतनी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगी, यहां से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो वो फिर उसके बाद वो लड़का दिखाई नहीं दिया, ठीक है, वो घर में ही मामला सेटल हो गया। तो दैट वाज द नॉन होम ब्रांच केस। अब मैं मान लीजिए वहां पर नॉन होम ब्रांच होती और मैं स्टॉप पेमेंट ना करता, अगर उसको पता लग जाता कि मेरे मम्मी पापा आए, मेरे मम्मी और मेरी बहन यहाँ पर ब्रांच में है और मम्मी बहन स्टॉप पेमेंट ना कराती या हम एज एडवाइस ना करते स्टॉप पेमेंट कर दीजिए, तो फिर क्या होता, तो वो नॉन होम ब्रांच में जाता, वहां से वो पेमेंट निकलवा लेता, विड्रॉ करवा लेता पेमेंट। लेकिन नॉन होम ब्रांच में कैश विड्रॉवल की लिमिट होगी एक 25,000 पे, 50,000 पे, जो भी होगी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, उससे ज्यादा वो पैसे निकलवा ही नहीं सकता। तो वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई ना। होम ब्रांच से तो चाहे 5 लाख निकलवा ले, चाहे 10 लाख निकाले, चाहे 20 लाख निकाले, लेकिन नॉन होम ब्रांच से वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती थी 25,000, 50,000, लाख रुपए बस। इससे ऊपर तो मैंने किसी ब्रांच में सुनी, हो सकता हो तो हो बैंक में, लेकिन इतनी लिमिट ही निकाल सकता। तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, एक सेफ्टी पॉइंट हो जाता होम नॉन ब्रांच का, होम और नॉन होम ब्रांच का। आई होप सो केस से आपको कुछ सीखने को मिला हुआ और फ्यूचर में थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है खुद करने लग जाओ, ये वाला फ्रॉड जो मैंने बताया है ना, पकड़े जाओगे। वो लड़का तो पकड़ा गया है, अब वो तो परिवार उसके बारे में कोई एफआईआर वगैरह करता तो हम उसका प्रूफ वूफ देते। अब परिवार ने कुछ उसका डिस्प्यूट किया नहीं, तो हम भी कौन सा कोई हमारा तो है नहीं कि पुलिस में हम करें, है ना। तो परिवार हमें बोलेगा, परिवार एप्लीकेशन करेगा, फिर हम जाकर कर सकते हैं कि भाई साहब फ्रॉड किया था इसने ऐसे, वो भी परिवार फ्रॉड का केस दर्ज करे, बैंक को कोई लेना देना नहीं उसमें, ठीक है। ओके, समझ में आ गया पॉइंट, आई होप सो, ठीक है। चलो, आज के सेशन में इतना ही है, आज के सेशन में मैं यही समाप्त करूंगा, ठीक है। हमने आरटीजीएस एनईएफटी कंप्लीट कर लिया है, आईएमपीएस कंप्लीट कर लिया है। कल के केस में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन फैसिलिटी को, ठीक है। ये नैच वैच को हम डिस्कस करेंगे, पीडीएफ में एक साथ ही दे दूंगा क्योंकि पीडीएफ एक साथ ये बनी हुई है इसकी, तो मैं एक साथ ही पीडीएफ कल टॉपिक जो कराऊंगा, ये कलेक्शन वगैरह नैच वगैरह वो करा दूंगा, फिर हम आगे डिजिटल बैंकिंग वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। ओके, ये बैच जो मैं ले रहा हूं आपका बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस का, थोड़ा सा मैं तसल्ली से आराम से ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इस बैंकिंग अवेयरनेस के इस बैच को वन ऑफ द बेस्ट बैच आज तक का बनाना चाहता हूं। जितने भी मैंने बैचेस पिछले 6 साल से मैंने लिए हैं बहुत सारी लोग अलग अलग जगहों पर, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैच इन माय करियर। तो इसलिए मैं इस बैच को बड़ा ही आराम से तसल्ली से करा रहा हूं, मैं इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कोर्स है यहाँ पर आपका। और इस कोर्स के माध्यम से आगे आने वाले साल में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उस तक आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। आपके बड़ा ही बेसिक, बड़ा बैंकिंग मामले में स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बड़े छोटे छोटे नए कुछ कंसेप्ट आपको लेकर आऊंगा, नई कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें नई अपडेट होती रहेंगी पिछले कोर्स के हिसाब से, तो वो नई अपडेशन भी लेकर आता रहूंगा, ठीक है। और यहाँ पर कोशिश मेरी यही रहती है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी डेली बेसिस पर एक क्लास यहाँ पर हो जाए, बीच में वीकली सेशन होगा या कुछ और नया कोर्स आऊंगा तो हो सकता है क्लासेस का जो शेड्यूल है उसमें हफ्ते में 5 दिन ना हो पाए, लेकिन थोड़ी बहुत होती रहेंगी क्लासेस। और मोर ओवर यार बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है, इसमें आपको मेरे अकॉर्डिंग डेली वाला वो फिर थोड़ा सा बोझ भी बढ़ जाता है आपके ऊपर कि यार डेली बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, ये भी करना है। तो आई होप सो अगर जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी क्लास चल रही है बहुत सही चल रही है, आप इतना ही इस पे फोकस करो। ज्यादा फोकस आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी देना है, इस पे अगर मैं डेली की 2-2 घंटे क्लास आपके लूंगा तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बस एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से करते रहेंगे, आने वाले दिनों में करते रहेंगे, बड़ा प्यार से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और बड़े आराम से आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। इस कोर्स में मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल तसल्ली से समझाना चाहता हूँ, ठीक है चीजों को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे, कल नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, कल हम अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर 8:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास में, आ जाओ, जो कि यूट्यूब पे होगी, ठीक है।